बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाशियन एलिमिनेशन मेथड हमने सीखना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाय यूजिंग गाशियन एलिमिनेशन मेथड। गाशियन एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा। लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट जो हमारे पास जो हमने इक्वेशन नंबर 1 रखनी है वो हमारे पास होनी चाहिए जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, मेरे पास इक्वेशन 1 है, मैंने इसको 1 का नाम दिया, x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास 3 इक्वेशन हैं। गाशियन एलिमिनेशन का मेथड का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लेनी है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे x जीरो हो जाता, x वाली एलिमेंट या x वाली टर्म यहाँ पे जीरो हो जाती, बाकी मेरे पास बचना था 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 बचना था। लेकिन अगली में देखें तो 3 अननोन्स है लेकिन फर्स्ट में 2 होने थे। फिर मैंने प्रायोरिटी इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट कहना था जिसमें 3 अननोन्स थे, और इसको मैंने सेकंड कहना था या थर्ड कहना था, इसको मैंने फर्स्ट कहना था। लेकिन अब यहाँ पे जो है इसकी फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो है, फर्स्ट एलिमेंट इसका नॉन जीरो, तो मैं इसी को फर्स्ट इक्वेशन कहूँगी, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप होता है गाशियन एलिमिनेशन मेथड का कि आपने जो फर्स्ट एलिमेंट लेना है वो नॉन जीरो होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब क्या कि a11 x प्लस a12 y प्लस a13z मेरे पास कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसका जो x का जो कोफिशिएंट है a11 शुड नॉट इक्वल टू जीरो, इसको जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया ये तो पूरा ये टर्म ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे पास फर्स्ट नॉन जीरो होना चाहिए, उसको मैंने टॉप पे रखना है। अब 3 अननोन्स वाली इक्वेशंस थी तीनों, तो मैंने ये तीनों में ही ये फर्स्ट जो है एलिमेंट है इसका नॉन जीरो है, तो ठीक है। अब इसको मैंने 1 2 3 इसको नाम दिया। उसके बाद फर्स्ट टॉप पे उसको लेके जाना, वो क्यों लेके जाना, क्योंकि उसकी हेल्प से बाकी दो जो इक्वेशन 2 या 3 जितनी इक्वेशन होगी उन इसकी हेल्प से फिर मैंने बाकियों के एलिमेंट्स को रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इक्वेशन 1 है 2 है, अब इक्वेशन 2 से मैंने एक एलिमेंट को रिड्यूस करना है। कैसे करना है कि अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, नई इक्वेशन जो बनेगी मेरे पास बनेगी वो 2y माइनस 3y माइनस वाई, एक्स तो जीरो हो गया, 2y माइनस 3y माइनस वाई एंड 3z माइनस 6z माइनस 3z इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट करें तो y प्लस 3z इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। ये मेरे पास एक नई इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसी की हेल्प से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के में भी एलिमेंट्स को रिड्यूस करना है। कैसे करना है कि अगर यहाँ x है, ये 2x है, अगर इसको 2x से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को फिर इसमें 3 में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब या फिर कहते हैं एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ, क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन 1 को 2 के साथ, फिर सब्ट्रैक्ट कर दें क्वेश्चन 3 को, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, 2x माइनस 2x, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4y माइनस 6y माइनस 2y, 6z हो जाएगा, 6z माइनस 3z माइनस 6z माइनस 3z प्लस 3z इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसमें से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू पॉजिटिव 3। ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। अब मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, 1 4 5 जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है, 4 5 और 1। इसको मैं अगर लैदा से अगर लिख लूँ, क्या क्या मेरे पास बचा है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 एंड 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 3। ये है मेरी क्वेश्चन 1, ये है मेरी क्वेश्चन 4, ये है मेरी क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरे पास एक नया सिस्टम बन गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो इसके इक्विवेलेंट ही है। अब मैं क्या करूँगी फिर, अब मेरे पास ये देखें, इसकी क्वेश्चन 4 की हेल्प से क्वेश्चन 5 के एलिमेंट्स मैंने रिड्यूस करने हैं। अब ये दूसरा स्टेप है। तो अब देखें ये y है और ये 2y है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन 5 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो y इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या बचता है। क्वेश्चन 1 को अब कुछ नहीं करना, अब इसको इस तरह ट्राइंगल फॉर्म में डिक्रीज करते जाना है एलिमेंट्स को। पहले इक्वेशन नंबर 4 से मैंने x को एलिमिनेट किया, क्वेश्चन 5 से अब मैं क्वेश्चन 4 की हेल्प से 5 में इस y को एलिमिनेट करूंगी। कैसे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाकी मेरे पास देखते हैं क्या बचा, 1 4 तो एज इट इज ही रहेगी।
बाकी 5 में करेंगे तो हमारे पास आएगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 9z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1। तो z इज इक्वल टू मेरे पास ये एक नई इक्वेशन बन गई मेरे पास 9z इज इक्वल टू 4 5 और इसको कहते हैं 6। अब ये मेरे पास एक और मैंने स्टेप लिया, उसके बाद ये मेरी बन गई 1 4 और ये 6 5 तो एलिमिनेट हो गई। 5 में से मैंने एक y का जो है था टर्म वो मैंने एलिमिनेट कर दी 1 4 और मेरे पास 6 बची। इसका एक मेरे पास एक नया सिस्टम बन गया। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z जिसकी हेल्प से मैंने बाकी दो इक्वेशंस में से x को एलिमिनेट किया था। और इक्वेशन 4 की हेल्प से मैंने 5 को एलिमिनेट किया, 5 में से y को एलिमिनेट किया था। तो y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 और एक 6 मेरे पास 6 बनी 9z इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास बन गई 1 थी, ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास नई इक्वेशन 6 है। अब ये मेरे पास एक नया सिस्टम बन गया। ये भी सिस्टम इक्विवेलेंट है इसके और ये सिस्टम इक्विवेलेंट है इसके। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ क्या करना है कि इक्वेशन टॉप पे आपने वो इक्वेशन रखनी है जिसमें तीनों फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो या फर्स्ट एलिमेंट की जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। सबसे पहले आपने वो लेनी है। उसके बाद इसकी हेल्प से बाकी दो तीन इक्वेशन दी जाएंगी, उनको एलिमेंट्स को आपने रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद सेकंड वाली को लेके फिर नेक्स्ट वाली को रिड्यूस करना है, नेक्स्ट वाली को लेके फिर आगे वाली जो इक्वेशन उनके एलिमेंट्स को रिड्यूस करते जाना है। आस्ता आस्ता मतलब डिक्रीज करते जाना है। पहले 3 अननोन से फिर 2 अननोन रह गए, फिर 1 अननोन रह गया। अब जब एक रह जाता है फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से आपने एक्स वाई जी जो भी अननोन्स दिए जाते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन 6 लूँ जिसमें है 9z इज इक्वल टू 1 है तो z यहाँ पे मेरे पास निकलेगा 1/9। अब ये जो z की वैल्यू आई, अब मैं क्वेश्चन 4 में अगर लगाऊं तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी 1/9 है तो 3 1/3 बनेगा। देख तो यहाँ से y की वैल्यू मेरी निकलेगी 5/3 y की वैल्यू आ गई। अब ये x z और y की वैल्यू दोनों वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन 1 में लगाऊं तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई -8/3। मेरे पास x y z सारी वैल्यूज आ गई। अब इसको मैं एक लिख सकती हूँ सेट फॉर्म में किस तरह से कि x की वैल्यू है -8/3, y की वैल्यू निकली 5/3 एंड z की वैल्यू निकली मेरे पास 1/9। ये इक्विवेलेंट है दिस सिस्टम या अननोन्स की वैल्यूज अगर इस तरह लिखे तो ये इक्विवेलेंट है इसके। ये गाशियन एलिमिनेशन मेथड था, बहुत आसान मेथड है। देख सकते हैं आप कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को। ये गाशियन एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि इसके जो अननोन्स हैं उनके सबकी वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 है। ये लीनियर एक जो लीनियर इक्वेशन है एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लाइन की मेरे पास इक्वेशंस थी, लीनियर इक्वेशंस थी। अब मैंने इनमें जितने भी अननोन्स यूज़ किए गए उनको गाशियन एलिमिनेशन मेथड से फाइंड किया। कैसे फाइंड किया कि मैंने सबसे पहले उनके एलिमेंट्स को रिड्यूस करने के बाद जो लास्ट वाली इक्वेशन बची थी उसकी हेल्प से मैंने बैक सब्स्टिट्यूशन से बाकी तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ये मेरे पास गाशियन एलिमिनेशन मेथड था। अब इसी सारे कॉन्सेप्ट को हम थ्योरेटिकली देखते हैं कि थ्योरेटिकली ये क्या है। Gaussian elimination method, the method for solving the general system of linear equation. Solving general system of linear equation is called Gaussian elimination. It essentially consists of two parts, part A and part B. फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड एलिमिनेशन करना है जिस तरह अभी हमने किया था स्टेप बाय स्टेप, रिड्यूस करना, रिडक्शन ऑफ सिस्टम। आइदर अ डिजनरेट इक्वेशन, डिजनरेट इक्वेशन वो होती है ऐसी इक्वेशन जिसमें सारे कोफिशिएंट्स जीरो हो जाएं बट उसका कांस्टेंट नॉन जीरो रहे, वो डिजनरेट इक्वेशन क्या होती है। ये मैं पहले लास्ट वीडियो आप देख लें, इससे लास्ट वाली वीडियो उसमें मैंने डिजनरेट इक्वेशन क्या होती है उसमें सारा बताया हुआ है डिजनरेट सोल्यूशन के बारे में। फॉरवर्ड एलिमिनेशन हमें स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन ऑफ सिस्टम किया, आइदर वो जनरेट करेगा डिजनरेट इक्वेशन विद नो सोल्यूशन और एन इक्विवेलेंट सिंपलर सिस्टम इन ट्रायंगुलर और एचिलन फॉर्म, या ट्रायंगुलर या एचिलन फॉर्म में चला जाएगा सिस्टम। अब एचिलन फॉर्म के बारे में भी आगे बताती हूँ आपको। पार्ट बी में हम क्या करते हैं, जब सारे रिड्यूस करने के बाद एलिमेंट्स को रिड्यूस करने के बाद जब हम बैकवर्ड उसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये सेकंड स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ सिंपलर सिस्टम। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स इसके क्या है, इफ एल फॉर लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन की जो इक्वेशन है उसको मैंने एल का नाम दिया। इफ एल हैज द फॉर्म, अगर उसके सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएं बस उसका जो कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट है वो नॉन जीरो हो, देन स्टॉप।
फिर आप कुछ ना करें, स्टॉप हो जाए कर दें। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन। फिर सिस्टम जो हमारा सिस्टम गिवन सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हैज नो सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट सेकंड रिमार्क देखेंगे, इफ एल हैज द फॉर्म, अगर एल किस तरह से फॉर्म हो कि उसका कांस्टेंट भी जीरो बन जाए, सारे कोफिशिएंट भी जीरो बन रहे हैं और कांस्टेंट भी अगर जीरो बन जाता है, और इफ एल हैज मल्टीपल, या फिर एल जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है वो किसी प्रीवियस वन का मल्टीपल में हो, ऑफ अनदर इक्वेशन, किसी और इक्वेशन के मल्टीपल में अगर आ जाए, देन डिलीट एल, फिर उस इक्वेशन को आप रिमूव ही कर दे फ्रॉम द सिस्टम, या डिलीट कर दें उस सेल को, मतलब उस पूरे सिस्टम में से अगर सारी रो ही जीरो बन रही है उसको हटा दें, या फिर अगर सारे कोफिशिएंट भी जीरो है लेकिन उसका जो कांस्टेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ रहा होता है, अगर वो नॉन जीरो है, जीरो के अलावा कुछ और चीज है, देन स्टॉप सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। फिर आप ये बात कह सकते हैं। ये गाउसियन एलिमिनेशन की डेफिनेशन विद टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स एंड रिमार्क्स के साथ गाउसियन एलिमिनेशन मेथड हमारा टॉपिक यहाँ ये कंप्लीट होता है। विद एग्जाम्पल के साथ सारा हम इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जिस तरह हमने किया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें 3 इक्वेशंस दी गई थी, उसको हमने क्या किया कि उसकी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री थी उसकी हेल्प से मैंने सोल्यूशन सेट निकाला था फॉर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। इन्हीं रो ऑपरेशंस की हेल्प से हम मैट्रिसेस को एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन्हीं ऑपरेशंस की हेल्प से करेंगे। इन्हीं ऑपरेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे हम बहुत से सीखेंगे। चलिए देखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। सपोज ए इज अ मैट्रिक्स विद रोज R1 R2 Rm, हमारे पास रोज हैं। द फॉलोइंग ऑन रो आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। जो फॉलोइंग 4 ऑपरेशंस आर कॉल्ड रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, रो इंटरचेंज होती है। रो इंटरचेंज कैसे होती है, किसी रो को किसी दूसरी रो में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इंटरचेंज RI एंड RJ दोनों को अगर इंटरचेंज करेंगे तो इसके लिए सिंबल यूज की जाती है, इसकी दोनों तरफ एरो लगाई जाती है कि दो रोज को आपने इंटरचेंज किया है। और रो स्केलिंग क्या होती है, किसी स्केलर के मल्टीप्लाई करके फिर उसको रिप्लेस करना। रिप्लेस RI बाय RK, किसी रो को उसके किसी स्केलर मल्टीप्लाई कर देना, या स्केलर मल्टीप्लाई करके फिर उसको प्रीवियस वन रोज के साथ रिप्लेस करना। ये रो स्केलिंग सेकंड और रो ऑपरेशन है। थर्ड वन क्या कहते हैं, रो ऐड करना। रो एडिशन कैसे होती है, किसी स्केलर मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में उसको ऐड करना, तो वो होती है रो एडिशन। रिप्लेस RJ को रिप्लेस कर दो विद KRI प्लस RJ, के नॉट इक्वल टू जीरो। के शुड ग्रेटर देन जीरो भी होना चाहिए और इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो के किसी रो को आप जीरो से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करेंगे, वो रो तो एज इट इज ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें RJ में उसको ऐड करें तो RJ रिप्लेस हो जाएगा विद KRI प्लस RJ। एंड फोर्थ वन है एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्या कहता है कि किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और जिसमें आपने जिसको रिप्लेस करना उसको भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अनदर स्केलर के प्राइम, मैंने दो डिफरेंट स्केलर लिए के एंड के प्राइम, दोनों को डिफरेंट मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उनको ऐड करें, RJ को रिप्लेस कर दें विद दिस रिप्लेस RJ विद KRI प्लस के प्राइम RJ विद के प्राइम नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ ये जीरो के प्राइम को जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया ये तो फिर सारी रो जीरो हो जाएगी, तो इसको फिर रिप्लेस करेंगे तो ये तो यही ऑपरेशन सेकंड वाला ही बन जाएगा। KRI RJ से रिप्लेस कर देना, ये तो फिर सेकंड वाला ही बन जाएगा। तो के शुड यहाँ के प्राइम नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस थे, 4 ऑपरेशंस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। रो इंटरचेंज, रो स्केलिंग एंड रो एडिशन। ऐड कर स्केलर मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड करना, स्केलर से मल्टीप्लाई करना, रो को इंटरचेंज कर देना, वो वन को फर्स्ट रो को सेकंड बना दी, सेकंड को थर्ड रो बना दी, रोज को इंटरचेंज करना। कैसे चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं, ये सारा कुछ हम विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे जब हम एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म देखेंगे, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एचलन मैट्रिसेस या एचलन फॉर्म क्या होती है, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर विद एग्जांपल हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। A matrix is called an echelon matrix or is said to be in echelon form। echelon matrix कहेंगे या echelon form में कहेंगे अगर if the following two conditions hold, अगर इसके दो ये conditions hold करती हैं तो उस matrix को कहेंगे कि वो echelon matrix है। फर्स्ट क्या कहेंगे, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, जो लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट होगा ऑफ आर ऑफ ए इज द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द रो। जो रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वही हमारा लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट होगा। ये लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट की डेफिनेशन है। और किसी मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए, तब उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो एचलन फॉर्म में है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑल जीरो रोज ऑफ एनी आर
इफ एनी, अगर कोई किसी मैट्रिक्स में जीरो रो है, मतलब सारी रोज की एंट्रीज ही सारी जीरो है। जीरो रो का मतलब उस रोज में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी जीरो है। आर जीरो रोज ऑफ एनी आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, वो किसी भी मैट्रिक्स के बॉटम में होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर जाए, अगर उसमें जीरो रो है तो वो बॉटम पे हो, मैट्रिक्स के बॉटम, मतलब वो लास्ट वन रो हो उसकी। सेकंड कंडीशन क्या है कि ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन अ रो, अगर किसी मैट्रिक में लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन द प्रीसाइडिंग रो। वो ये कहते हैं कि अगर किसी एंट्री में नॉन जीरो एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट है नॉन जीरो, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो प्रीवियस के राइट पे होना चाहिए। जिस तरह अब ये राइट पे है, अब 3 जो है वो 2 के राइट पे है, नॉन जीरो एलिमेंट है लेकिन प्रीवियस के राइट पे है, नेक्स्ट टू द राइट। अब जिस तरह अब इसी तरह हम थर्ड रो में देखें तो थर्ड रो के जो नॉन जीरो एलिमेंट है प्रीवियस लीडिंग के राइट पे है, तो प्रीवियस के राइट पे होनी चाहिए। तो ये जो नीचे फिर सारे जीरो बनेंगे, प्रीवियस के राइट जाने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री बनेगी तो और वो भी प्रीवियस के राइट पे होगी, तो पिछली सारी एंट्रीज को फिर जीरो होना पड़ेगा। और ये फिर मेरी जो मैट्रिक्स होगी वो एचलन फॉर्म में होगी इसकी। जो हाँ, अगर हम किसी मैट्रिक्स में अगर जीरो रो है वो तो बॉटम पे है, और उसकी जो नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है वो भी प्रीवियस के राइट पे है, तो ये मेरी इसको मैट्रिक्स को कह सकते हैं ये एचलन मैट्रिक्स है। ये या फिर इस मैट्रिक्स को कहेंगे वो एचलन फॉर्म में है। विद एग्जांपल हम इसको अच्छे से अब हम एचलन फॉर्म का कंसेप्ट या एचलन मैट्रिक्स का कंसेप्ट सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है और जिसकी एंट्रीज हैं 1 0 2 0 0 3 0 2 3। तो क्या अब ये एचलन फॉर्म इस मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि ये एचलन मैट्रिक्स है? इस मैट्रिक्स का नाम ए है फॉर एग्जांपल। तो एचलन फॉर्म या एचलन मैट्रिक्स क्या होते हैं कि सबसे पहले जो उसकी जीरो अगर रो है तो वो बॉटम पे होनी चाहिए। जीरो रो तो कर दूं, ये इसका नॉन जीरो एलिमेंट है, रो का फर्स्ट एलिमेंट विच इज नॉन जीरो वो ये है, और इस रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो ये है, थर्ड रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो ये है, या लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट कह दें या फिर इसको पीवट एलिमेंट्स कह दें। पिवट एलिमेंट या लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट या फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, बात तीनों एक ही इक्विवेलेंट है तीनों। तो देखें कि मैंने कहा था कि एचलन फॉर्म वो होती है जिसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा वो लीडिंग एलिमेंट है, और मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा प्रीवियस के राइट पे होगा, लेकिन ये प्रीवियस के लेफ्ट पे चला गया। इससे टू ये 3 अगर ये इसका इस सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट है तो थर्ड रो के लीडिंग एलिमेंट को फर्स्ट सेकंड वाले के राइट पे होना चाहिए था, नेक्स्ट टू द राइट, लेकिन ये राइट पे नहीं है, तो इसको मैं कह नहीं सकती ये एचलन फॉर्म में है। लेकिन हम इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर मैं R2 और R3 दोनों रोज को अगर रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बनेगा, R2 को मैं रिप्लेस कर देती हूँ विद R3, तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगी एज इट इज 1 0 2, और इसको मैं ऊपर लेगी 0 2 3 0 0 3। तो अब देखें, अब इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इसका नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इसका नॉन जीरो एलिमेंट ये लीडिंग एलिमेंट्स है, ये पिवट एलिमेंट्स मेरे पास ये है। तो आप देखें कि जो इसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट था प्रीवियस के राइट पे है, और ये भी प्रीवियस के राइट पे है, और ये इस फॉर्म को कह सकती हूँ कि ये अब ये एचलन फॉर्म में है। ये मैट्रिक्स होती नहीं है, लेकिन एचलन फॉर्म में अगर नहीं है तो हम इसको बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो अभी हमने पढ़े थे। अब ये एचलन फॉर्म में है। एक और एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं जिसकी एंट्रीज हैं 1 0 2 0 0 1 0 1 2। तो अब करते हैं इसके फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स को सर्कल, या लीडिंग या पिवट एलिमेंट्स को करते हैं सर्कल। अब देखें इसको भी मैं एचलन फॉर्म में ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि नहीं है, मैं भी बता के आई हूँ फर्स्ट एग्जांपल में। तो ये मेरे पास जो है फर्स्ट थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो सेकंड के राइट पे होना चाहिए था, लेकिन राइट में नहीं है, तो ये मेरा एचलन फॉर्म में नहीं है। लेकिन एचलन फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है। कैसे बनाऊंगी इसको? अगर मैं इसी तरह R2 और R3 को रिप्लेस कर दूंगी तो ये एचलन फॉर्म में चला जाएगा 1 0 2 0 1 2 0 0 1 इक्विवेलेंट टू गिवन मैट्रिक्स, और मैंने रिप्लेस किया R2 को विद R3। रिप्लेस करने के बाद ये एचलन फॉर्म में चली गई है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, इसकी थर्ड वन एग्जांपल जिसकी एंट्रीज हैं 0 1 3 1 2 5 2 3 6।
तो क्या ये मेरी एचेलन फॉर्म में है? फर्स्ट एचेलन फॉर्म क्या कहती है कि अगर कोई जीरो रो है तो वो बॉटम पे होनी चाहिए, जीरो रो तो नहीं है, फर्स्ट स्टेप इसमें भी स्किप हो गया। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए वो प्रीवियस के राइट पे होना चाहिए। अब इसमें जो है इसका लीडिंग या पिवट एलिमेंट 1 है, तो इसका ये जो 1 है लेकिन ये लेफ्ट पे या राइट पे नहीं है, लेकिन ये एचेलन फॉर्म में नहीं है। तो इसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो हम कैसे करेंगे? पहले तो हम इस रो को उठा के फर्स्ट R1 और R2 को रिप्लेस करते हैं। इक्विवेलेंट होगी मैट्रिक्स, जो भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स या प्रीवियस वन के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनती जाएंगी। जिस तरह हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं या फिर कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वल का साइन लगा के फिर हम ऑपरेशन करते जा रहे हैं, हर अगले स्टेप में फिर इक्वल का साइन लगाते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बाद हम उसको फिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहेंगे कि वो प्रीवियस के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। इक्वल नहीं, यहाँ इक्विवेलेंट की ये वाली सिंबल हम यूज करेंगे। तो अब मैं रिप्लेस करने लगी हूँ सेकंड रो को विद द फर्स्ट वन। R2 को रिप्लेस कर दो R1 से, तो ये फर्स्ट पे चली जाएगी 1 2 5 0 1 3, और थर्ड रो ऐसी रहेगी 2 3 6। अब मुझे यहाँ जो है एलिमेंट उसके बाद ये इसके राइट पे चला गया, लीडिंग एलिमेंट जो है प्रीवियस के राइट पे है, नॉन जीरो एलिमेंट, तो ये ठीक है। नेक्स्ट अगर थर्ड रो में यहाँ मुझे अब चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, मुझे यहाँ चाहिए, अब प्रीवियस वाले को जीरो होना पड़ेगा। अब 2 को मैं जीरो कैसे कर सकती हूँ? 2 को जीरो मैं इस 1 की हेल्प से करूंगी। ऊपर कॉलम में कॉलम की जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसकी हेल्प से मैंने बाकियों को जीरो करना होता है। अब इस 2 को मैं जीरो कैसे करूंगी? R1 को अगर मैं या इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ जीरो बन सकता है। इस 1 की हेल्प से इसके नीचे जीरो करने होते हैं, यहाँ जो एलिमेंट होगा उसकी हेल्प से मैंने इसके नीचे जीरो करूंगी, और इसने तो यहाँ तो नॉन जीरो एलिमेंट ही रहेगा एचेलन फॉर्म के लिए। अब मैं क्या ऑपरेशन लगाने लगी हूँ इस पे कि मैं ये नहीं कि सिर्फ यहाँ चेंज आएगा, पूरी फर्स्ट रो के साथ मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और थर्ड रो में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इससे सब्ट्रैक्ट किया तो ये जीरो हो गया। इसको करेंगे तो 4 4 - 3 1। सेकेंड रो तो एज इट इज ही रहेगी, सेकेंड भी लिख लेते हैं। और जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 - 6 करेंगे तो 4। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गई। अब मैंने करना है इस 1 की हेल्प से इस 1, अब ये है मेरा पिवट एलिमेंट, इसकी हेल्प से मैंने इसके नीचे जीरो करने होते हैं। अब 1 जीरो कैसे होगा? अगर मैं यहाँ कर दूं R2 - R3 कर दूं तो ये भी जीरो हो जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड रो तो ऐसी इट इज रहेगी 1 2 5 0 1 3 और R2 - R1। अब ये भी है कि जिस यहाँ एलिमेंट जीरो बन रहा होगा उस पर कोई भी ऑपरेशन लगाते जाए ऐड, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। R2 - 1 - 0 करेंगे, R2 - R3 1 - 1। अब चेंज किस में आएगा? चेंज आएगा R3 में चेंज आएगा, थर्ड रो में चेंज आएगा। मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने जो आउटपुट वैल्यू लिखनी है वो थर्ड रो में लिखनी है। तो इस दोनों को करना है -0 - 0 0 1 - 1 0 3 - 4 -1। अब मेरी मैट्रिक्स ये एचेलन फॉर्म में है क्योंकि इस थर्ड रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है प्रीवियस के राइट पे है, इसका जो सेकेंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट है प्रीवियस के राइट पे है। तो अब इस ये या फिर इसको कहते हैं डिक्रीजिंग वे में जा रहा है या ट्रायंगुलर वे में जा रहा है, ये मेरी फॉर्म एचेलन फॉर्म है इस मैट्रिक्स ए की। इस मैट्रिक्स को कहेंगे वो एचेलन फॉर्म में है। और इसमें फर्स्ट स्टेप एचेलन फॉर्म के लिए हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि वो जो उसके जीरो रो होगी वो बॉटम पे होनी चाहिए, जीरो रो नहीं थी फर्स्ट स्टेप की। सेकंड रो मैंने कहा था कि जो उसकी जो रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा प्रीवियस के राइट पे होना चाहिए, और ये प्रीवियस के राइट सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर एचेलन फॉर्म के लिए। तो इस रो, अब ये मेरी जो रो थी अब ये एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ये मेरी एचेलन फॉर्म में है। अब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आई है एचेलन फॉर्म में। अगर अब हम सीखते हैं रिड्यूस एचेलन फॉर्म क्या होती है। रिड्यूस एचेलन फॉर्म होती है कि जो हमारे पास पिवट एलिमेंट होता है उसके ऊपर भी जीरो हो और नीचे भी जीरो हो, सिर्फ पिवट एलिमेंट्स की हेल्प से मैंने उसके ऊपर नीचे जीरो करना होता है।
अब लीडिंग एचलर फॉर्म के लिए सिर्फ इतना होता है कि उसके जो पीवट एलिमेंट है उसके नीचे वाली एंट्रीज जीरो हो, मतलब उसकी जो नेक्स्ट रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा प्रीवियस के राइट पे होनी चाहिए, सिर्फ इतनी फॉर्म थी। और रिड्यूस एचलर फॉर्म में कहते हैं कि अब इसी मैट्रिक्स को, अगर ये भी यही मैट्रिक्स जो हमने अभी की है, अगर इसी को मैं रिड्यूस एचलर फॉर्म में लेके जाऊँ तो वो कैसी होगी। अब हम देखते हैं रिड्यूस एचलर फॉर्म क्या होती है। अगर उस कॉलम में नो पीवट एलिमेंट के ऊपर नीचे अगर हम उसी की हेल्प से, उसी पीवट एलिमेंट की हेल्प से ऊपर नीचे जीरो कर दें उस कॉलम में, तो वो उस मैट्रिक्स को फिर कहेंगे वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे पास ये अब एचेलॉन फॉर्म में थी, अगर इस पीवट एलिमेंट के मैं ऊपर भी जीरो कर दूं तो, क्योंकि ये पीवट एलिमेंट है उसके ऊपर तो कोई एंट्री है नहीं, अब इस एलिमेंट को देखूं वन के ऊपर भी अगर मैं यहाँ टू की जगह भी जीरो कर दूं, इस एलिमेंट वन माइनस वन, इसको भी इसकी जो पीवट एलिमेंट फर्स्ट कंडीशन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की ये होती है कि उसके जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं शुड बी वन, उसको मस्ट बी वन होना चाहिए कि उसके जो लीडिंग एलिमेंट्स है वन होना चाहिए। लेकिन एचेलॉन फॉर्म के लिए था कि वो नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके जो पीवट एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए। और नेक्स्ट का जो फर्स्ट नॉन जीरो, हम यहाँ पे जो वर्ड मैं बार बार यूज कर रही थी वो ये था कि नॉन जीरो एलिमेंट, प्रीवियस का नॉन जीरो एलिमेंट या प्रीवियस रो के जो नॉन जीरो एलिमेंट है, रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है प्रीवियस के राइट में होना चाहिए, सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए था। वो वन भी हो सकता है, वन नहीं भी हो सकता है, वो एचेलॉन फॉर्म में हो जाएगा। अगर यहाँ तो बाई चांस वन वन बन गया, और यहाँ देखें ये भी मेरी एचेलॉन फॉर्म में बन गया था, लेकिन यहाँ पे टू है और ये थ्री है, ये फर्स्ट एलिमेंट इसका जो पीवट एलिमेंट है वन है, लेकिन यहाँ पे टू है और यहाँ पे थ्री है, नॉन जीरो एलिमेंट है, और ये प्रीवियस के राइट पे ये भी मेरी एचेलॉन फॉर्म में है। और यहाँ तो वन वन ही बन गया था, वन के सारे नीचे, यहाँ पीवट एलिमेंट वन है, ये भी मेरी एचेलॉन फॉर्म में है। लेकिन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहती है कि जिसके पीवट एलिमेंट या लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है उसको वन होना चाहिए, और उसके ऊपर नीचे हम उसके ऊपर नीचे सारे जो एंट्रीज हैं पीवट एलिमेंट के वो सारी जीरो होनी चाहिए। तो अब पीवट एलिमेंट, अब ये वन ठीक है, अब इस लीडिंग एलिमेंट को मैं पॉजिटिव वन कैसे बनाऊंगी, इसको माइनस वन के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें थर्ड रो को तो ये पॉजिटिव वन हो जाएगा। पहला स्टेप ये है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए कि उसके जो लीडिंग एलिमेंट है मस्ट बी वन। फर्स्ट स्टेप, लीडिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज मस्ट बी वन, वो वन होंगी। तो अब मैं इस मैट्रिक्स का नाम ए रख लेते हैं। तो अब थर्ड रो को मैं करूँगी माइनस, एलिमेंट्स को मैंने कर लिया वन। उसके बाद ये दूसरा स्टेप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म का जो दूसरा स्टेप होता है वो कहता है कि इसके अब इस हेल्प की, इस लीडिंग एलिमेंट के नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट जो है हमारे पास, इसकी हेल्प से मैंने इसकी बाकी एंट्रीज को जीरो करना है, उसके ऊपर नीचे सारी जीरो करनी है। तो अब इसको मैं टू को जीरो कैसे कर सकती हूँ, अगर इसकी हेल्प से वो मैं करूँगी कि इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। क्या करूँगी फिर, आर वन इज रिप्लेस्ड बाय टू आर टू, सेकेंड रो को टू के मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दो उसको आर वन में से। तो करके देखते हैं, तो चेंज किस में, आर वन में आना है। इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो जीरो वन जीरो ही रहेगा। तो इसको जब टू से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे टू माइनस टू जीरो रहेगा। इसको जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स माइनस फाइव तो वन रहेगा। तो सेकेंड रो में तो नो चेंज, जीरो जीरो वन। अब मैंने करना है इस वन की हेल्प से इसकी ऊपर वाली दोनों एंट्रीज को जीरो करना है, वन और थ्री को जीरो करना है। वन और थ्री जीरो टू में आएगा तो उसकी फर्स्ट रो सेकंड वैसी ही रहेगी। जब इसको जीरो से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये जीरो रहेगा, इसमें करेंगे तो ये वन ही रहेगा, और इसमें अगर तीन से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री माइनस थ्री जीरो बन जाएगा, और इसमें तो नो चेंज है। अब इस वन की हेल्प से मैंने इसको भी जीरो करना है, तो मैं क्या करूँगी कि आर वन इज रिप्लेस्ड बाय आर थ्री माइनस आर वन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये जीरो हो जाएगा। वन आर वन में चेंज है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो ही रहेगा, इसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो बन जाएगा, जीरो वन जीरो 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 वन। अब ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है इस मैट्रिक्स की। ये ऑलरेडी मेरे पास एचेलॉन फॉर्म में थी, अब एचेलॉन फॉर्म को मैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कैसे लेके गई, उसके जो पीवट एलिमेंट्स थे उसकी हेल्प से मैंने इसके कॉलम की ऊपर और नीचे एंट्रीज को जीरो कर दिया, तो ये मेरे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस।
हम कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के एचेलन फॉर्म या रिड्यूस एचेलन फॉर्म बना के किस तरह एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके जाएंगे। अब इसमें जो अगर ये होमोजेनियस सिस्टम होता है, होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है कि अगर इक्वल के राइट साइड पे अगर इधर भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो होता है, ये होमोजेनियस सिस्टम होना था। लेकिन अब इसके राइट साइड पे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, इस वजह से अब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ऐसी जिसके राइट साइड पे नॉन जीरो एलिमेंट्स हों वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम होती है। और इससे जो हमारे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स को हम इसमें कॉलम बी, ये वाला कॉलम भी एक शामिल हो जाएगा, तो इसको इस मैट्रिक्स को कहेंगे वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। होमोजीनियस सिस्टम में सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है क्योंकि इसकी जो कांस्टेंट टर्म्स होती है वो तो सारी जीरो हो जाती है। होमोजीनियस सिस्टम से जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, और नॉन होमोजीनियस सिस्टम से जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को एक स्पेशल नेम दिया जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम बी भी शामिल हो जाता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसके कोफिशिएंट्स, अब ये में जो मैट्रिक्स है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम फॉर दिस नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब इसको मैं कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के इसको एचएलएन फॉर्म में लेके जाऊंगी। एचएलएन फॉर्म क्या कहते हैं कि अगर जीरो रो है तो उसको बॉटम पे लेके जाओ, जीरो रो तो है नहीं यहाँ पे। और सेकंड स्टेप होता है कि वो जो रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो उसको राइट, प्रीवियस के राइट पे होना चाहिए। अब इसके प्रीवियस के राइट पे यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो, मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। इसको जीरो हम कैसे करेंगे, R2 माइनस R1 करके, और R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1। R2 को माइनस कर दो R1 से। सारी एंट्रीज करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फर्स्ट रो तो एज इट इज ही रहेगी, 1 2 3 1, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 1 2। और इसी एक ही स्टेप में हम दूसरा स्टेप भी कर लेते हैं। क्या करते हैं कि R3 को भी करते हैं, यहाँ भी हमें जीरो चाहिए। जीरो कैसे बनेगा, जब फर्स्ट रो को 2 के से मल्टीप्लाई करके इसे थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 2R1 फर्स्ट रो। अब इस लीडिंग या पिवट एलिमेंट की हेल्प से मैंने बाकी इसके नीचे सारे जो कॉलम्स की जो नेक्स्ट एंट्रीज है उसको जीरो करना है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ भी मेरे पास जीरो आ जाएगा। इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 करेंगे 2, यहाँ पे बनेगा 6, तो 3 माइनस 6 माइनस 3, यहाँ पे बनेगा 2, 5 माइनस 2 3। अब मेरे पास ये होगी कंडीशन पूरी। अब इसके नीचे इसको जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पिवट एलिमेंट। अब इसको मैं जीरो कैसे करूंगी, इसको 2 के से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब नई मैट्रिक्स जो बनेगी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वो क्या होगी कि अब R3 को रिप्लेस कर दो 2, R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस 2R2। सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फर्स्ट रो तो नो चेंज, सेकेंड में भी नो चेंज, 0 1 3 2। थर्ड रो में चेंज आएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट करें तो 0, इससे 2 से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, और यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई करें 4 3। तो मेरे पास एचएलएन फॉर्म में है। अब इसमें अगर अगेन इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे इसको, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। इसमें x टर्म तो 0 हो गई, y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 माइनस 9z इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से मैं z की वैल्यू निकाल सकती हूँ, z इज इक्वल टू 1/9। अब बैक सब्सटीट्यूशन जिस वो गाशियन एलिमिनेशन मेथड में जो एग्जांपल ली थी सेम एज इट इज ही है। तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्विवेलेंट जिसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी -8/3, y की वैल्यू निकलेगी 5/3 एंड 1/9। ये मैं ऑलरेडी गाशियन एलिमिनेशन मेथड जो मैंने बताया था उस सिस्टम में मैं ये करके बता चुकी थी। अब मैंने
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हेल्प से इसका सोल्यूशन निकाला है। आप देख सकते हैं कैसे है, और आप खुद करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी किस तरह, मतलब जी की वैल्यू यहाँ लगाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में, वाई की वैल्यू और वाई और जी की वैल्यू यहाँ दोनों में लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, और ये मेरे पास इक्विवेलेंट सोल्यूशन होगा ऑफ दिस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब मैंने यहाँ इस एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है। होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन में तो अननोन की पावर जो है वो 1 ही रहेगी मैक्सिमम, और उसके इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें 2 अननोन्स हैं 3 अननोन्स हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके राइट साइड पे अगर 0 आ रहा है तो वो होमोजीनियस सिस्टम होगा। अगर उसके राइट साइड पे ये नॉन जीरो एंट्रीज आ रही हैं तो मेरे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। अगर वेरिएबल्स की पावर भी 1 है तो वो लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी। इक्वेशन क्या होगी, इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशंस बन जाती हैं। ये मेरे पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था। इसको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया कि इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कैसे कहेंगे, उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स वाली होगा कॉलम, वो भी एक कॉलम एक ऐड हो जाता है, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है। अगर ये राइट साइड पर अगर 0 होता है, सिर्फ मेरे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बननी थी। फिर इस मैट्रिक्स को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं फॉर होमोजीनियस। फॉर नॉन होमोजीनियस के लिए ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होते हैं। इसका सोल्यूशन मैंने बाय एचेलॉन फॉर्म इसकी बनाई, और एचेलॉन फॉर्म बना के मैंने अगेन इसको सिस्टम फॉर्म में लेके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म में लेके कि वहां से बैक सब्स्टिट्यूशन से मैंने एक्स वाई जी की वैल्यूज निकाली, और ये मेरे पास एक इक्विवेलेंट सोल्यूशन आ गया फॉर दिस सिस्टम।